नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है खिलजी वंश है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा गुलाम वंश। तो अगला आ गया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। तो देखिए खिलजी वंश, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में, यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक कौन था आपको, गुलाम वंश था। अब आ गया 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक कौन सा है, खिलजी वंश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो खिलजी वंश आया है ना। आगे करा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आपको खिलजी वंश की स्थापना की थी। आगे क्या करा कि जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। किलो खरी को राजधानी बनाया था। आगे क्या करा कि जलालुद्दीन की हत्या कब और किसने की थी, तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी थी। करा कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो अली एवं गुरसाप था। अली एवं गुरसाप था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुरसाप था। आगे देखिए क्या करा है, आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको इंपोर्टेंट प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। करा ने सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना रखने की प्रथा किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे क्या करा है कि दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल अस्थायी सेना किसके पास थी, ये भी पूछा गया बहुत बार दोस्तों। तो किसके पास था, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। मतलब विशाल अस्थायी सेना किसके पास था, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। आगे भी देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है। और घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ। आगे क्या करा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी, तो उपज का 1/2 था। उपज का 1/2। आगे क्या करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स यानी कहने का मतलब कि लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा कितना मतलब सुल्तान का हिस्सा कितना कर दिया था, तो 3/4 कर दिया था। 3/4 कर दिया था। आगे देखिए क्या करा है कि अलाउद्दीन अलाउद्दीन देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता अलाउद्दीन ने बेईमानी को रोकने के लिए क्या आदेश दिया था, तो कहता व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। यानी कहने का मतलब था इसमें दोस्तों कि आप जितना वजन कम तौलोगे, इनका स्टेटमेंट था कि आप जितना वजन कम तौलिएगा उतना आपके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। यही आदेश दिए थे आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे क्या करा कि अलाउद्दीन ने अपने शासन में किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था, तो कौन था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या करा है, आगे देखिए समझिए प्रश्न को। आगे करा है ना कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था, तो इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो मलिक काफूर को भेजा था। किसको भेजा था, मलिक काफूर को। आगे करा कि जमायत, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे करा कि जमायत खान मस्जिद अलाई दरवाजा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अलाई दरवाजा, श्री का किला एवं हजार खंभा का महल का निर्माण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। इसमें आपको अलाई दरवाजा और श्री का किला और हजार खंभों का महल कितना बार दोहराया गया पता भी नहीं दोस्तों। आगे चलते हैं। कहता दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने अपनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। क्या करा आगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया था, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। आगे करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया था, तो मलिक याकूब को नियुक्त किया था, मलिक याकूब को। आगे देखिए क्या करा है, आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है। करा ना कि अलाउद्दीन के द्वारा नियुक्त
परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या जारी करता था? तो ये था वस्तुओं का परमिट जारी करता था, वस्तुओं का परमिट। आगे कह रहा है कि खदानों की बिक्री के लिए किस स्थान पर लाया जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो खदानों की बिक्री के लिए किस स्थान पर लाया जाता था? तो सहना ए मंडी, सहना ए मंडी पर लाया जाता था। आगे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस रीति से मिलती है? तो जियाउद्दीन वर्णी के तारीख ए फिरोज शाही से, तारीख ए फिरोज शाही से आपको इनके बारे में मतलब जानकारी मिलती है ना। आगे क्या करा कि खजाई नूल फतूह किसकी रचना है? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। खजाई नूल फतूह किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना, अमीर खुसरो की रचना। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करा ना रेहला, मतलब रेहला इसमें लिखा हो, रेहला की रचयिता कौन है दोस्तों? तो इब्न बतूता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न एक आता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था या किसके दरबार में रहता था? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था दोस्तों। इन्हीं का कीर्ति कौन कौन सा है? रेलाई कब आए थे? तो 1334 ईस्वी में आए थे आपको दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। देखिए एक मोरक्को की यात्री था, है ना। आगे करा कि फुतूह फुतूस लातीन के रचयिता कौन है? तो ईसामी है। कौन है? ईसामी। आगे देखिए क्या करा है कि मूल नियंत्रण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? मूल नियंत्रण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो मुहतसिब की थी। मुहतसिब यानी जिसको सेंसर बोल सकते हैं, एवं नाजिर की, है ना, जिसको नाप तौल के अधिकारी बोलती थी। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे करा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए दो नवीन कर मतलब नई कर कौन से थे? तो चराई का कर एवं गढ़ी कर। तो करा है कि दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर कौन सा था? तो चराऊ कर था, यानी जो दूध देता था उस पर लगाए गए कर को चराई कर कहा जाता था, चराई कर। आगे करा कि घरों एवं झोपड़ियों पर, घर एवं झोपड़ी पर लगाए जाने में कर को क्या कहा जाता था? तो गढ़ी कहा जाता था। गढ़ी का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी घर एवं झोपड़ी पर जो लगाया गया कर था उसको गढ़ी कहा जाता था। आगे क्या करा है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक, देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है तो, कहता है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों ने आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे अधिक बार आक्रमण किया था। ये आगे देखिए, आगे दोस्तों जो कि हम पहले बता चुके हैं, करा ना कि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो हम बता चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 1334 ईस्वी में आया था दोस्तों, 1334 ईस्वी में आया था। इनकी प्रमुख रचना रेहला है। आगे कह रहा है कि राज्य संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे क्या करा कि आगे स्टेटमेंट है दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। आगे करा कि अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गया था? तो कौन था? जफर खां था, जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे करा कि खालसा, देखिए खालसा भूमि किस शासक काल में अधिक पैमाने पर विकसित थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आपको जो थी खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित थी। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस आगे करा कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनाध्यक्ष तुगलक वंश का प्रथम शासक बना? देखिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए, इसमें करा है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना अध्यक्ष, है ना, तुगलक वंश का प्रथम शासक बना? कौन था? गाजी मलिक था। कौन था? गाजी मलिक। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो आपको अमीर खुसरो है ना दोस्तों, ये टोटल 7 शासकों के दरबार में रहे हैं। कितने शासकों के दरबार में रहे हैं? 7 शासकों के दरबार में। कहाँ से लेके कहाँ तक? तो बलवन से लेकर आपको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार तक ये रहे हैं। कौन? अमीर खुसरो। कहता है ना कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के
जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। देखिए अमीर खुसरो को आपको भारत में हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्या है, देखिए आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कराने की दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण था, है ना, वह किसके समय में हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था, है ना। आगे कह रहा है कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग, है ना, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग कौन था? तो दीवान ए वकूफ था, दीवान ए वकूफ को सृजित करने का श्रेय श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिया जाता है। आगे करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर महान के सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो अलाउलुल मुल्क के कहने पर। दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करा कि किसके कहने पर, मतलब सिकंदर महान के, मतलब जो समान विजय विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था, तो अलाउलुल मुल्क के कहने पर। आगे करा कि वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार कौन सा था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार कौन सा था? तो सारा ए अदल था, सारा ए अदल था। आगे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी? तो आपको 1316 ईस्वी में इनको क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी। आगे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर आपको बैठा, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन बैठा था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आपको गद्दी पे बैठा। देखिए ये बता चुके हैं, कहता अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो गई थी? तो आपको 1316 ईस्वी में। आगे देखिए क्या आ रहा है कि किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो मुबारक खिलजी ने, मुबारक खिलजी ने। आगे कह रहा है कि मुबारक खिलजी की हत्या कब और किसने की थी? तो आपको 1320 ईस्वी में इसके वजीर, है ना, खुसरो खान है, इसके वजीर खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी थी। आगे करा कि खुसरो खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों इतने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। तो अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों, तुगलक वंश होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।